Hello guys, welcome to this session of Vedantu. So how are you all doing doston? So I hope everyone is safe at their place. So guys, this is the last session of this particular chapter, that is the nationalism in India. And we have already covered 3 sessions जहाँ हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है. बहुत अच्छे अच्छे हमें चीजें यहाँ पे सीखने को मिली in this particular chapter, right? So I guess in the last session we had discussed about the end of non-cooperation movement, right? The formation of Swaraj Party by C.R. Das and Motilal Nehru. Then I guess we had discussed about the Simon Commission that arrived in India. People opposed it by issuing black flag. तो ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है. फिर हमने डोमिनियन स्टेटस का एग्जांपल मैंने आपको देके समझाया था कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, लोग कि हम भाई आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, बट बिफोर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग प्लीज आस्क मी. तो ये सब हमने डिस्कस किया था ना, डोमिनियन स्टेटस का भी डिस्कस कर लिया था. सो गांधी जी बहुत गुस्सा थे इन सारी चीजों की वजह से, राइट? एंड दैट इज व्हाई ही हैड गिवन अ स्टेटमेंट आल्सो दैट डोमिनियन स्टेटस इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक. तो ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था. फिर इवेंट क्या क्या होते हैं. सो गांधी जी ऑन 31st of January 1930 wrote a letter to Lord Irwin. I guess we had discussed that in the last session also, right? हाँ, वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में 11 डिमांड्स उन्होंने लिख के दिए थे अपने, राइट? सो गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन एंड ही रोट 11 डिमांड्स ऑन दोज लेटर्स कि अगर आप हमारे इन 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, सो आई विल नॉट बी स्टार्टिंग एनी मूवमेंट, राइट? बट इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस, राइट, जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ ना, दैट 11 डिमांड्स वाज फॉर every specific group of the society, right? So it was for the Dalits also, matlab something, some reforms were for Dalits also, some for the noble classes, right? Some for the industrialist. तो सबके बारे में कुछ चीजें उसके लिए उसके अंदर लिखी हुई थी, ठीक है, ताकि सबका भला हो सके. बट यार ऑब्वियस है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि लॉर्ड इरविन वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दैट. तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है. सो लॉर्ड इरविन के पास हो गया. 11th March डेडलाइन दी थी गांधी जी ने. बोला था 11th March तक आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ऑल आवर डिमांड शुड बी एक्सेप्टेड, और फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है. बट अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट करोगे ना, देन वी लॉन्च अ नेशन वाइड मूवमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इन द लास्ट सेशन आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस सीडीएम आल्सो. सबको याद है? अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड व्हाट वाज द इवेंट बिकॉज ऑफ दैट इट वाज स्टार्टेड. सो गाइस, आई हैड टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन दैट देयर वाज अ सॉल्ट टैक्स व्हिच वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है. सॉल्ट टैक्स लगता था. असॉल्ट बिल वाज पास्ड इन 1882. देखो लिखा है ना यहाँ पे, असॉल्ट टैक्स बिल वाज पास्ड इन 1882. सो इस बिल के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि 65% टैक्सेस will be collected from salt. So if the cost of salt is 10 rupees, right, the taxes will make it to 16.5 rupees, including tax, right? So you can see how much tax is being levied on salt. And you know, salt is consumed by everyone. So everyone will have to pay that tax, irrespective of their caste, color, religion, social status, economic status, rich, poor, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको उनको सबसे टैक्स लेने हैं. और उन्होंने बैन भी कर रखा था कि नो वन एल्स कैन प्रिपेयर अ सॉल्ट एक्सेप्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है. सो 65% टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अराउंड 15% ऑफ द टोटल ब्रिटिश रेवेन्यू. मतलब सोचो कितना रेवेन्यू सॉल्ट से आता था. अगर मान लो 100 रुपए ब्रिटिशर्स कमाते थे ना, तो 15 रुपीज दे यूज टू अर्न फ्रॉम सॉल्ट ओनली. सो दैट इज अ ह्यूज मार्जिन, right? So Gandhiji thought that if we will break that salt law, right, that was salt law, salt tax, so salt tax bill. So if we'll break that law, the British won't be able to do anything. हम अपना salt खुद बनाएंगे, and it will be seen as a sign of disobedience also. तो अगर हम जैसे ही इसको करते हैं ना, ये एक disobedience का sign भी बन जाएगा. और 12th March 1930 को the civil disobedience movement was launched. So गांधी जी said that first we'll do some डांडी मार्च, और डांडी मार्च जैसे ही खत्म होगा हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे. So Gandhi ji started a walk from his ashram in Sabarmati to the coastal town of Dandi. Right, these two questions comes in the marking wala part also. Sorry, map marking wala in the boards, and you have to mark that area. So यहाँ तो NTSC stage 2 है, so we are not going to discuss that. Right. So Sabarmati se Dandi, it's a distance of approximately 240 miles, or you can write it as 375 kilometers also. Right. So it was a distance of around 375 kilometers, and Gandhi ji used to walk 10 miles per day. So I'll be writing here only. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सारा, ठीक है. 10 miles per day. ये उनकी एवरेज स्पीड थी, राइट. एंड ही स्टार्टेड दैट वॉक विथ
78 volunteers. Volunteers means those people who support someone or who supports a cause without having any क्या बोल सकते हैं हम, लालच एंड ऑल, ठीक है, या विदाउट टेकिंग मनी इवन, राइट। तो बिना पैसे के अगर कोई काम करता है ना तो उसे हम वॉलंटियर्स कहते हैं। सो 10 माइल्स पर डे के हिसाब से 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी निकल गए फ्रॉम साबरमती टू दांडी, एंड इन द वे he used to meet a lot of people, and a lot of people joined him. And when Gandhi ji reached Dandi on 6th of April 1930, thousands of people had come up with Gandhi ji. तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे और हजारों लोग गांधी जी के साथ भीड़ में शामिल थे। सोच रहे हो, ठीक। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो व्हाट ही वांटेड टू, ही वांटेड टू ब्रेक द लॉ। सो व्हाट ही डिड, ही जस्ट टुक द ओशन वाटर, ही बॉइल्ड इट, एंड व्हाटएवर द रेजिड्यू दैट इज लेफ्ट, दैट इज नोन एज सॉल्ट। ओशन वाटर इज सॉल्ट, ये तुम सबको पता है। तो गांधी जी ने किया क्या भाई साहब, गांधी जी ने सॉल्ट वो वाटर लिया, ओशन वाटर बॉयल किया, जो भी रेजिड्यू बचा वो सॉल्ट बचा, और उस सॉल्ट को प्रिपेयर करके उस सॉल्ट को वहीं पे खा लिया, राइट। सो दैट वाज द मार्किंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, सॉल्ट बनाना अलाउड नहीं है, और तुमने हजारों की भीड़ ले जाके एकदम वहां पे सॉल्ट बनाया जहां पे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। सोच रहे हो कहाँ सॉल्ट बनाया भाई, हजारों लोगों को साथ लेके एकदम ओशन के किनारे, कि एकदम सब लोग आके देखे, ठीक है, ब्रिटिशर्स आके देखे, पुलिस आके देखे, मीडिया आके देखे, सब लोग देखे वहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, right? And many followers of Gandhiji also violated that salt law. So this date was 6th of April 1930, and this is one of the most important dates in the history of India, right? So what were the effects of the civil disobedience movement? So I had explained you in the last session only कि difference क्या था यार दोस्तों, civil disobedience और non cooperation में क्या difference था। difference यही था कि civil disobedience movement जो था वो सिर्फ और सिर्फ लॉज को, सॉरी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपरेट नहीं करने के लिए था ब्रिटिशर्स को, राइट। द इंडियंस डिड नॉट वांट टू कॉपरेट द ब्रिटिशर्स, बट यहाँ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, यहाँ पे उन्हें डिस ओबे करना था, ठीक है। सो गाइस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसओबे एंड नॉन कॉपरेशन। और जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा है लास्ट वाला, प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन, एंड इन द एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीटीएम, ठीक है। तो दोस्तों उसको प्लीज देख लेना, और इट विल बी गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू, right? So what the Indians did in the civil disobedience movement, so they wanted to break the laws and they started to do that. So first of all, this movement spread to the entire nation, and all the things that were being followed in non-cooperation was being followed here also. तो जो नॉन कॉपरेशन में हो रहा था ना, वो यहाँ तो हो ही रहा था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो मतलब टाइटल्स रिजेक्ट करना, स्कूल कॉलेजेस बॉयकॉट करना, लिकर शॉप पिकेट करना, फॉरेन क्लॉथ्स जला देना, ये सब तो यहाँ भी हो रहा है। इसके अलावा क्या क्या हो रहा है? So the colonial laws were being violated, so it started to manufacture in numerous places. A lot of women all over the country, they started to prepare salt so that they can violate the Britishers' law. And the Britishers had a huge loss regarding that also. Right? I had told you in the last slide only that it used to contribute around 15% in their revenue. And this 15%, most of this revenue was lost because of that salt law. Right? When the Indians broke that salt law. ठीक, तो ये हुई पहली चीज। दूसरा, पीपल स्टार्टेड टू बर्न द फॉरेन क्लोथ्स एंड पिकेट द लिकर शॉप्स। तो लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना शुरू कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकेट मतलब लूटना, ठीक है, लिकर शॉप जो शराब की दुकानें होती है ना, उसको लूट लेना, तो उन्हें ये भी करना शुरू कर दिया। द पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने बोल दिया कि भाई हम अब आपको टैक्स ही नहीं देंगे। सोच रहे हो, मतलब ये तो कंप्लीट डिसओबे हो गया ना भाई, कि हम टैक्स देंगे ही नहीं। सरकार मान लो मुझसे टैक्स मांगने आती है, बोलूंगा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, right? So all the peasants refused to pay the taxes and revenue, and even the चौकीदारी tax. चौकीदारी tax was being levied by the Britishers on the farmers. जैसे farmers हैं, मान लो उन्होंने कुछ cultivation किया है, right? So Britishers used to take चौकीदारी tax on that because Britishers used to send some people to look after the crops. Crops ध्यान रखने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी उन्होंने मना कर दिया। एंड ऑल्सो दे यूज टू वायलेट द फॉरेस्ट लॉ। सो इफ यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th द फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर, सो इन दैट क्लास हमने देखा है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनरिजर्व फॉरेस्ट, तीन फॉरेस्ट में क्लासिफाई किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। सो द रिजर्व फॉरेस्ट वेयर दोज फॉरेस्ट वेयर नो वन वाज अलाउड टू गो. The protected forests were those forests where the Indians could go to get timber and all, but they had to take a prior permission from the government and they were allowed for a certain period of time. मतलब 4 घंटे के लिए जाना है तो 4 घंटे के लिए ही जाना है।
और unreserved was for everyone, right? So the Indians started to violate the forest laws also. People started to go inside the reserve or the protected forest without having any permission. टिम्बर लूट लेना, ठीक है, फ्रूट्स ला लेना, सब्जियां ले आना, ठीक है, पेड़ों को काट देना, तो ये सब चीजें करने लग गए सो दैट दे कुड वायलेट दिस लॉ। तो मतलब अभी मेन पर्पस यहाँ पे क्या है कि लॉज जो भी आप बनाओगे हम उसको तोड़ देंगे, ठीक। अब हुआ क्या, पूरा सिनेरियो देखते हैं। सो गाइस, देयर वाज अ वेरी डिवोट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, हिज नेम वाज खान अब्दुल गफार खान, अगर आपने सुना होगा। ही वाज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, पेशावर, इन जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में वो रहते थे, ठीक है। सो ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन अप्रैल 1930। मतलब जैसे ही लॉन्च किया, अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया। भाई इंडियंस तो बहुत गुस्सा, ठीक है, क्योंकि वो गांधी जी के एक तो प्रिंसिपल को फॉलो करते थे और वो उनको फ्रंटायर गांधी बोलते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है। उन्हें हम फ्रंटायर गांधी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, बट दैट वाज इन द वेस्ट फ्रंटायर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, ठीक है। इन May 1930 गांधी जी वाज आल्सो अरेस्टेड। थोड़े दिनों बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। उनको पता था कि गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया ना, काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। Many women and satyagrahis were also attacked and arrested by the police, right? Those who wanted to protest before the government, those who violated the laws, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो भाई ये चीज भी तो बिल्कुल गलत है ना, कैसे अलाउ करते हैं, ठीक। और जब ये सारी चीजें होने लग गई, सो अब गांधी जी को लगा कि यस, आवर मूवमेंट इज गेटिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन नाउ, ठीक है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि मैं जो चाहता हूँ उसी लेवल पे चलना चाहिए, कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है मूवमेंट, ठीक। सो यहाँ पे लॉर्ड इरविन एक प्रपोजल लेके आया गांधी जी के पास, ठीक है। गांधी जी के पास एक प्रपोजल लेके आया लॉर्ड इरविन, और क्या बोला लॉर्ड इरविन ने कि ऐसा करते हैं ना, हम विल डू वन थिंग, विल एक्सेप्ट योर डिमांड्स, ठीक है। आपके जितने भी लोगों को हमने अरेस्ट किया है ना, हम सबको छोड़ देंगे, राइट। सो अरेस्ट जितने भी लोगों को किया है हम सबको छोड़ देंगे। दूसरा, कांग्रेस को वी विल डिक्लेयर अ लीगल पार्टी एंड कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो वो सारे इलेक्शन में कांग्रेस के लीडर्स खड़े हो सकते हैं, और बदले में वी विल आल्सो गिव यू अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करेंगे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो गांधी जी को लगा कि यार दिस प्रपोजल इज गुड, एट राइट, इट इज गुड बिकॉज दे आर गिविंग अस अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आल्सो, इन विच दे विल डू मेनी रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन गवर्नेंस। Also they will release all the prisoners, right, who had participated in that movement, and Congress will also be legalized। तो सब तो बढ़िया ही हो रहा है ना, तो क्यों ना इसको हम एक्सेप्ट कर लें। बदले में लॉर्ड इरविन वांटेड गांधी जी टू स्टॉप दैट मूवमेंट, ठीक है। तो उन्हें बोला कि आप इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लो, विड्रॉ कर लो, बाकी आप जो बोलोगे हम मानने के लिए तैयार हैं। So Gandhiji thought that it's a very good proposal, and on 5th of March 1931, Gandhiji called off this non-cooperation, sorry, civil disobedience movement. Right. Lord Irwin had also asked Gandhiji to come to London to discuss the further administrative changes that should be taken in the governance, and for that they will have Gandhiji and the Congress Party will have to come to London for the second round table conference. ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप लंदन भी आ जाओ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है। आप सिविल डिसोबीडियंस बंद करो, आ जाओ लंदन, आराम से बैठ के बात करेंगे, एंड विल डिस्कस द फर्दर चेंजेस जो जो हमें करने हैं। सो गांधी जी को लगा कि भाई मतलब ठीक है, व्हेन दीज थिंग्स आर बीइंग गिवन टू अस, आवर प्रपोजल्स आर बीइंग एक्सेप्टेड, तो क्या ही प्रॉब्लम है लंदन जाने में, ठीक। बट गांधी जी जानते नहीं थे कि ये भी एक निंजा टेक्निक थी ब्रिटिशर्स की, राइट, मूवमेंट को बंद करने की। So Gandhi ji भावनाओं में बह के on 5th of March 1931 he stopped that movement. Then Gandhi ji went to London. ठीक है, अब गांधी जी लंदन जाने लगे फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी 1931 में लंदन गए एंड दिसंबर फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ही थॉट दैट एवरीथिंग विल बी गुड आफ्टर दैट, बट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नथिंग फ्यूटाइल केम फॉर इंडिया। तो गांधी जी जब वहां गए, उन्हें पता चला कि भाई यहाँ तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, मतलब हमें यहाँ तो बेवकूफ बना दिया। जो भी गांधी जी बोल रहे थे लॉर्ड इरविन वाज सिंपली रिजेक्टिंग इट। तो भाई ये कैसा मीटिंग, कैसे प्रपोजल, ठीक है। तो गांधी जी को लगा कि भाई हम तो बेवकूफ बन गए, लंदन में आके कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं निकला, कुछ भी बात ही नहीं हुई, ठीक है। सो गांधी जी केम टू इंडिया। व्हेन ही केम टू इंडिया ही गॉट टू सी दैट ऑल द प्रिजनर्स हु वर रिलीज्ड आफ्टर दिस कॉल ऑफ द मूवमेंट, दे वर अगेन अरेस्टेड, ठीक है। जिनको जिनको निकाला था हमने, उनको वापस से ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया है। तो भाई साहब ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत ही गलत है सीरियसली। सो उनको पता चल गया कि भाई हम तो बेवकूफ बन गए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक।
So Gandhiji when came to India, he saw that everyone has been arrested again. So on in 1932, Gandhiji relaunched the civil disobedience. सो 1932 में हमारे गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा लॉन्च करते हैं। एंड द सेकेंड टाइम व्हेन दिस नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम वेरी सून। इनिशियली जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो इतना सक्सेसफुल था ना, मींस एवरी पर्टिकुलर पीपल फ्रॉम एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट, ऐसा समझ लो। रिच पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, सबने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर। विमेन, इवन विमेन, जगह जगह सॉल्ट प्रिपेयर करना, ये सब करना। बट व्हेन गांधी जी अगेन रीलॉन्च्ड इन 1932, किसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब बहुत कम लोग थे जो गांधी जी के सपोर्ट में आए। ठीक है, क्यों? क्यों ने बोला कि यार मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या तरीका है गांधी जी का यार। ही लॉन्चेस एनी मूवमेंट ऑन हिज ओन, एंड जब भी उनकी मर्जी होती है ही स्टॉप्स दैट मूवमेंट। तो भाई हम मतलब क्या है, समझ रहे हो बात को? मतलब आपका जब भी मन होता है आप मूवमेंट लॉन्च करते हो, हम आते हैं एकदम एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करने की, भाई हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। और जब अ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना दोस्तों, ठीक है, बिरला अंबानी, अंबानी तो नहीं थे, बिरला एंड टाटा थे मोस्टली। तो वो लोग ना मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करते थे मॉनिटरी टर्म्स में, पैसे बहुत देते थे मूवमेंट के अंदर। बट जब गांधी जी की 11 डिमांड्स रिजेक्ट हुई और पहला नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया, सो उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई क्या तरीका है, मतलब हम इतने रुपए दिए हमने और आपने मूवमेंट अपनी मर्जी से बंद कर दिया, फिर मैं शुरू करूंगा, फिर आपने शुरू किया, फिर मैं पैसे दूंगा, फिर आप बंद कर दोगे। ठीक, सो वेरी फ्यू पीपल participated in the second movement and it was not at all very much successful. ठीक है, so in 1934 it lost its momentum and Gandhi ji again withdrew that movement in 1934. So let us discuss about the cause of failure of civil disobedience movement. क्यों फेल हुआ? तो पहला, पीजेंट्स डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड। पीजेंट्स डिमांड के लिए कर रहे थे, ठीक है, जैसे स्पेशली हमारे पट्टीदार्स और जाट्स, ये सब जो लोग हैं ना, ये बहुत पैसे वाले होते हैं पीजेंट्स, इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, पीजेंट्स और बिजनेस क्लास ने तो मूवमेंट में ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मिलिटेंट एक्टिविटी होने लग गई थी, ठीक है, बहुत जगह वायलेंस क्रिएट होने लग गया था, और वायलेंस के तो गांधी जी कंप्लीटली अगेंस्ट थे, तो वो तो ये होने नहीं देते। ठीक है, सो वायलेंस हुआ, गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। अगला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, दैट वाज आल्सो रीजन, राइट। इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट एज कांग्रेस साइडेड विद अपर क्लास। अब कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम थी भाई, वो चाहते थे कि अपर क्लास के लोगों को खुश रखो, इसके लिए वो दलित को इग्नोर करते थे। तो दलित को जब इग्नोर करते थे, उन्होंने देख लिया दलित ने कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वी पार्टिसिपेट इन एवरी मूवमेंट बट वी डोंट गेट एनीथिंग, सो दे आल्सो रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इट, राइट। एंड मुस्लिम्स जो थे वो इस डर में थे कि इफ विल पार्टिसिपेट द हिंदू विल बिकम डोमिनेंट। सक्सेसफुल हो गया अगर ये मूवमेंट, तो हिंदू को लगने लगेगा भाई हम तो सबसे बड़े हैं, राइट, सो वी विल बी साइड लाइन, वी विल बी फीलिंग एलिनेटेड, तो इसलिए इससे बेहतर है कि पार्टिसिपेट ही ना करो। ठीक, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नाउ गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। आखिर इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट क्या हो? ठीक है, एक प्रॉब्लम आई थी। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। यार इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक मींस द विजुअलाइजिंग द नेशन वाला, ठीक है। सो विजुअलाइजिंग नेशन तो खैर नेशनलिज्म इन यूरोप में है, इंडिया में भारत माता और वो सब पेंटिंग वाला है, ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट, ठीक है, वो एग्जाम में भी नहीं आता तो आपको ही पढ़नी है। हाँ जी, सो या वी विल डिस्कसिंग अबाउट द पूना पैक्ट। अब दिस वाज द लास्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 1932। ठीक है, पूना पैक्ट आखिर था क्या? सो गाइस, हमने डिस्कस किया था कि एक लीडर थे दलित्स के, हुज नेम वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो हिज नेम वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भाई साहब, ये थे कौन? ये थे लीडर ऑफ दलित्स। इन्होंने एक सोसाइटी भी स्टैब्लिश की थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930 में, राइट। ही वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास पीपल।
right? So what happened when this round table conference was going on in London, right? B.R. Ambedkar was also there and Mahatma Gandhi was also there. ठीक है. So वहां पे ना B.R. Ambedkar started to show a demand, right? He started demanding Lord Irwin about separate electorate for Dalits. ठीक है. जो दलित लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो. Now, what is the meaning of that separate electorate? So, guys, separate electorate means that particular area जहां से only the Dalits will contest the election and only the Dalit people will vote in that election. एक बहुत डिफरेंस आता है स्मॉल सा. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. So, separate electorate for Dalits was demanded by B.R. Ambedkar. Now, guys, Gandhi ji demanded separate seats. मतलब गांधी जी asked कि we can give separate seats, we cannot give separate electorate. क्या डिफरेंस है दोनों में? कभी सोचा है आपने? मैं बताता हूँ. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि दैट टाइप ऑफ इलेक्टोरेट वेयर ऑल द पीपल कैन नॉट वोट. मान लो ये एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज पटना, राइट? एंड इन पटना देयर आर 10 लाख पीपल. आउट ऑफ दैट 1 लाख आर दलित्स. सो ओनली दलित्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दैट एरिया. 5 कैंडिडेट खड़े होंगे तो सिर्फ दलित के ही होंगे सारे के सारे. एंड ओनली द दलित्स विल वोट इन दैट, नॉट द अदर कास्ट पीपल. उनको वोट देना अलाउड ही नहीं होगा. ठीक है. बट गांधी जी को लगा कि इट विल हैम्पर द यूनिटी ऑफ द कंट्री. समझ रहे हो? मतलब अगर हम दलित्स को देते हैं और फिर मुस्लिम बोलेंगे हमें भी चाहिए क्योंकि पंजाब में हमारी बहुत पॉपुलेशन है. ठीक है. हमें बंगाल में भी चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. फिर धीरे धीरे कोई दूसरा क्लास आ जाएगा तो गांधी जी ने बोला कि वी कांट गिव यू सेपरेट इलेक्टोरेट, वी कैन गिव यू सेपरेट सीट्स. तो हम आपको सेपरेट सीट दे सकते हैं, इलेक्टोरेट नहीं दे सकते. अब सीट का मतलब क्या होता है भाई? सो गाइस, सेपरेट सीट का मतलब होता है कि दैट एरिया वेयर ओनली दैट इलेक्टोरेट where only Dalits will contest the election, but voting can be done by everyone. समझ रहे हो? वोट सब लोग दे सकता है, सिर्फ इलेक्शन में दलित्स खड़े होंगे, जो कि अभी होता है, जिसको हम सिंपल रिजर्वेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, है ना? तो बिल्कुल सेम बात है. तो गांधी जी की जो बात है वो यहाँ बिल्कुल सही थी, राइट? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट कुड अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, फिर तो देश ही बना के देते ना, फिर तो फायदा ही क्या हुआ. तो इसी बात पे बहस हो गई बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी. एंड लॉर्ड इरविन ऑल्सो स्टार्टेड टू सपोर्ट अम्बेडकर क्योंकि उसे पता था कि अम्बेडकर तो गलत बोल रहे हैं और गलत का हमें फायदा उठाना है. गांधी जी सही बोल रहे हैं तो उनको क्या सपोर्ट कर, राइट? सो दैट प्रॉब्लम वॉज गोइंग ऑन. एंड वेन दे केम बैक टू इंडिया, दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े थे. अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट, गांधी जी सेपरेट सीट, सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट सीट. जब ये प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पे बढ़ गई, सो गांधी जी स्टार्टेड टू हैव अ फास्ट टिल दैट डेथ. आपको पता ही है गांधी जी सत्याग्रह करते थे. तो इन्होंने पूना में जाके फास्ट करना शुरू किया. बोला मैं मर जाऊंगा बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड बिकॉज ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ द कंट्री, राइट? वो कंट्री के सपोर्ट में थे. उनका मानना था कि यूनिटी खराब नहीं होनी चाहिए. ठीक है. वो ऐसा मानते थे कि देखो 10-20 लोग लड़ जाएं मर जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश को बचाना ज्यादा जरूरी है. दैट वाज हिज आइडियोलॉजी, राइट? सो सेपरेट सीट्स की डिमांड गांधी जी लेके एकदम बैठ गए कि हम सेपरेट सीट दे देंगे, इलेक्टोरेट तो कभी नहीं देंगे. जब बहुत दिन हो गए, व्हेन गांधी जी वाज अबाउट टू डाई, मतलब इतनी कंडीशन खराब हो गई उनकी, उन्हें खाना नहीं खाया 10-11 दिन तक. सो बी आर अम्बेडकर थॉट कि नहीं, आई हैव डिमांडेड समथिंग रॉन्ग. उनको फील हो गया कि नहीं, मतलब गांधी जी अगर इतना कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं गलत हूँ. ठीक है. सो ही वेंट टू गांधी जी और उनको बोला कि ठीक है, मतलब वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द सेपरेट सीट्स, we won't be asking for separate electorate anymore. And on in 1932 in the city of Pune, पुणे जिसको हम बोलते हैं, पूना पैक्ट was signed between बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी. भूलना नहीं. ठीक है. तो ये बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच साइन किया हुआ एक पूना पैक्ट था, राइट? बस उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी ऑन 8th ऑफ अगस्त. एंड आफ्टर दैट कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया, जिसमें ये लिखा था कि अब इंडियंस अपना कैबिनेट खुद बना सकते हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं. उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं. एंड फाइनली ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947 द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया फॉर एवर. बट ये क्विट इंडिया मूवमेंट का रेफरेंस जो है वो आपके बुक के अंदर है नहीं. सो वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट बिकॉज एनटीएससी स्टेज 2 इज मोस्टली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी में जो है हमें पढ़ना है, जो नहीं है वो हमें नहीं. सो गाइज, आई हैव कवर्ड दिस चैप्टर इन 4 सेशंस. आई होप यू एंजॉयड एवरीथिंग. और स्टोरी बना के आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग. ठीक है. सो यार, हिस्ट्री में स्टोरी बनाना बहुत जरूरी है दोस्त. स्टोरी नहीं बनाओगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, राइट?
सो ठीक है, अब नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं प्रोबेबली मेंटी क्विज के साथ या फिर एक नए चैप्टर के साथ। एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम, तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो। एनटीएससी स्टेज 2 कब होगा कोई जानकारी नहीं है। स्टेज 1 की रिजल्ट कब आएगी अभी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट क्रिश और शक्तिमान की मेरे को सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आएगी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव यू एन अपडेट ऑन दैट, right? So thank you very much, guys, for being with us throughout the session. And please do like and subscribe to Vedanti Olympiad School channel if you want more videos regarding that. And we'll meet again in the next session. So till then, take care, bye bye, and thank you very much.